नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। आज की कहानी किसी एक युद्ध की नहीं है। यह कहानी उस व्यवस्था की है जिसने लगभग 80 वर्षों तक दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि वैश्विक समुद्रों की सुरक्षा, ऊर्जा के प्रवाह की स्थिरता और व्यापारिक रास्तों की खुली आवाजाही का अंतिम संरक्षक अमेरिका है। लेकिन पश्चिम एशिया की आग ने उस विश्वास को पहली बार इतने व्यापक और तीखे ढंग से चुनौती दी है। इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ दशक पीछे लौटना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूरोप के पुराने औपनिवेशिक साम्राज्य टूट रहे थे, तब अमेरिका ने स्वयं को एक नई भूमिका में स्थापित किया। उसने केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाला देश बनने की बजाय वैश्विक व्यवस्था का प्रहरी बनने का निर्णय लिया। समुद्रों की निगरानी, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता, यह सब अमेरिकी रणनीति के केंद्रीय तत्व बन गए। तेल के युग में यह रणनीति और भी महत्वपूर्ण हो गई। खाड़ी क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका था। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और कतर से निकलने वाला तेल दुनिया की औद्योगिक मशीनरी को चलाता था, और इस तेल का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता वही संकरा समुद्री मार्ग था, होर्मुज। दशकों तक यह व्यवस्था लगभग बिना चुनौती के चलती रही। अमेरिकी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री शक्ति थी और उसके युद्धपोत खाड़ी से लेकर हिंद महासागर और प्रशांत तक फैले हुए थे। इस उपस्थिति ने यह विश्वास पैदा किया कि ऊर्जा के रास्ते कभी बंद नहीं होंगे। लेकिन इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे जैसे नई शक्तियां उभरती हैं और क्षेत्रीय राजनीति बदलती है, पुराने संतुलन भी हिलने लगते हैं। पश्चिम एशिया का मौजूदा संघर्ष इसी बदलते संतुलन की कहानी है। जब अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान पर दबाव बढ़ाया, तो शुरुआती आकलन यही था कि यह एक सीमित सैन्य कार्रवाई होगी, कुछ घंटों की, 1-2 दिन की। वाशिंगटन को भरोसा था कि उसकी सैन्य शक्ति और तकनीकी श्रेष्ठता क्षेत्रीय संतुलन को जल्दी नियंत्रित कर लेगी और वो इजराइल के साथ मिलकर के ईरान को घुटनों पर ला देगा। उसके अपने मुखिया खामनेई की हत्या का पूरा जो माहौल अमेरिका ने बनाया, वो इसी की तरफ इशारा था। लेकिन युद्ध अक्सर रणनीतिक कागजों से अलग दिशा ले लेते हैं। ईरान ने सीधे सैन्य टकराव के बजाय एक अलग रास्ता चुना, ऊर्जा और समुद्री व्यापार की नस पर दबाव डालने का रास्ता। यानी अमेरिका के उस भरोसे को जो अरब और बाकी तेल उत्पादक देश करते थे, तोड़ने का रास्ता। होर्मुज जलडमरू मध्य अचानक वैश्विक संकट का केंद्र बन गया। पहले कुछ टैंकरों पर हमलों की खबरें आई, फिर समुद्री खदानों की आशंका सामने आई। बीमा कंपनियों ने जहाज़ों के लिए जोखिम प्रीमियम कई गुना बढ़ा दिए। कई जहाज़ों ने अपनी पहचान बताने वाले ट्रांसपोंडर बंद कर दिए ताकि वे उपग्रह निगरानी से बच सकें। धीरे धीरे कमोबेश स्थिति ऐसी बनने लगी कि जहाज़ों की आवाजाही कम होने लगी। जो मार्ग पहले दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे व्यस्त धमनियों में से एक था, वह अचानक भय और अनिश्चितता का क्षेत्र बन गया। यही वह क्षण था जब अमेरिका की शक्ति की असली परीक्षा शुरू हुई। दशकों तक अमेरिकी नौसेना को समुद्री मार्गों की अंतिम सुरक्षा माना गया था, लेकिन होर्मुज का भूगोल अलग है। यह कोई खुला महासागर नहीं, बल्कि एक सकरा दरवाजा है, जहां छोटी नावें, तटीय मिसाइलें और समुद्री बारूदी सुरंगें भी बड़े युद्धपोतों को चुनौती दे सकती हैं। ईरान ने इसी कमजोरी को रणनीति में बदल दिया। उसने छोटे छोटे हमलों और लगातार खतरे की स्थिति पैदा करके पूरे क्षेत्र को असुरक्षित बना दिया। परिणाम यह हुआ कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना भी हर जहाज को सुरक्षित निकालने की गारंटी देने की स्थिति में नहीं दिखाई दी। लेकिन इस युद्ध का असली असर समुद्र से ज़्यादा अर्थव्यवस्था में दिखाई देने लगा। अमेरिका के भीतर पेट्रोल की कीमतों में अचानक तेज वृद्धि दर्ज की गई। कुछ ही सप्ताहों में औसत कीमतों में लगभग 20% तक का उछाल दिखाई दिया। कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में कीमतें $5 प्रति गैलन से ऊपर चली गई। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें केवल आर्थिक आंकड़े नहीं होती, वे घरेलू राजनीति का तापमान भी तय करती हैं। जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं, जनता की बेचैनी सीधे सरकार तक पहुंच जाती है। व्हाइट हाउस के गलियारों में अचानक चिंता बढ़ने लगी। स्थिति को संभालने के लिए अमेरिकी प्रशासन को अपनी रणनीतिक तेल भंडार का दरवाजा खोलना पड़ा।
करोड़ों बैरल तेल बाजार में उतारा गया ताकि कीमतों को स्टेबल किया जा सके। लेकिन यह कदम केवल बाजार को शांत करने की कोशिश नहीं था, यह उस वास्तविकता की स्वीकारोक्ति भी थी कि ऊर्जा संकट के सामने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। सैन्य मोर्चे पर भी स्थिति आसान नहीं रही। युद्ध के शुरुआती दिनों में ही अरबों डॉलर का खर्च सामने आया। मिसाइल रक्षा प्रणाली, नौसैनिक अभियान, खुफिया निगरानी और सहयोगी देशों के साथ समन्वय, इन सब की लागत मिलकर अमेरिकी बजट पर भारी दबाव डालने लगी। ऊर्जा संकट का असर धीरे धीरे उद्योगों तक भी पहुंचने लगा। एल्युमिनियम जैसी धातुओं की कीमतें बढ़ने लगी। विमान निर्माण, ऑटोमोबाइल और निर्माण उद्योग की लागत बढ़ने का खतरा पैदा हो गया। उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि ने कृषि क्षेत्र के लिए भी नई चुनौती खड़ी कर दी। ऊर्जा महंगी होने का मतलब है कि खाद्य उत्पादन की लागत भी बढ़ती है, और यही वह पल है जब यह साफ होने लगा कि यह युद्ध केवल सैन्य शक्ति का नहीं बल्कि आर्थिक सहन शक्ति का भी संघर्ष है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है अमेरिका के सहयोगी देशों पर इसका असर। जापान, जिसकी ऊर्जा जरूरतों का लगभग पूरा हिस्सा आयात से आता है, अचानक संकट के घेरे में आ गया। दक्षिण कोरिया को पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नियंत्रण लगाने जैसे कदम उठाने पड़े। यूरोप पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ऊर्जा संकट से जूझ चुका था। अब पश्चिम एशिया की आग ने उसके सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में ऊर्जा महंगाई का दबाव फिर बढ़ने लगा। दक्षिण एशिया के देशों के लिए स्थिति और भी कठिन थी। पाकिस्तान जैसे देशों ने ऊर्जा बचाने के लिए सरकारी कार्यालयों में 4 दिन का कार्य सप्ताह लागू करना शुरू किया। कई कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई। भारत ने अपनी ऊर्जा नीति में विविधता लाकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। रूस से तेल की खरीद बढ़ाने के कारण तत्काल बड़ा संकट टल गया, लेकिन एलपीजी और गैस की आपूर्ति पर दबाव साफ साफ हर गली, हर कूचे, हर राज्य, हर शहर में दिख रहा है। चूँकि अफवाह न फैलाने की अपनी एक गुजारिश प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है, तो साफ सी बात है कि सरकार के हर कदम पर नज़र रखिए और एलपीजी के अपने नियम कायदे के हिसाब से बुकिंग पर भी। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प तस्वीर चीन की भी है। चीन ने वर्षों से विशाल रणनीतिक तेल भंडार तैयार किया है। यही कारण है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भी वह अपेक्षाकृत स्थिर दिखाई देता है। जब हम इस पूरी कहानी को एक साथ देखें तो समझ में आता है कि पश्चिम एशिया का यह संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं है, यह उस वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा है जिसमें दशकों से अमेरिका सबसे ऊपर खड़ा रहा। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब महाशक्तियां अपने शिखर पर होते हुए भी अचानक नई चुनौतियों से घिर जाती हैं और वो रोते हुए दिखती हैं। आज पश्चिम एशिया की आग में दुनिया शायद वही सब कुछ देख रही है। यह कहना कभी जल्दबाजी होगी कि यह संघर्ष कहाँ जाकर समाप्त होगा, लेकिन इतना निश्चित है कि संकट ने दुनिया को एक बार फिर यह याद दिला दिया कि शक्ति केवल हथियारों से नहीं मापी जाती। कभी कभी समुद्र का एक संकरा रास्ता भी महाशक्तियों की शक्ति को चुनौती दे देता है, और शायद इसलिए आज दुनिया के रणनीतिकार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह केवल एक युद्ध है या वह क्षण जब दुनिया पहली बार देख रही है कि अमेरिका की सत्ता के सूर्य पर भी ग्रहण लग सकता है। अगर आपको लगता है कि वाकई अमेरिका के ऊपर या उसकी सत्ता के ऊपर सूर्यास्त होने वाली स्थिति आ चुकी है तो अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।